हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। लेट अस सी द न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14। लाल एंड पाल were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:7. On 1st April 2015, their firm was dissolved. After transferring assets other than cash and outsiders' liabilities, the realization account, you are given the following information. A creditor of rupees 3,60,000 accepted machinery valued at rupees 5 lakh and paid to the firm rupees 1,40,000. B. A second creditor for rupees 50,000 accepted stock at rupees 45,000 in full settlement of his claim. C. A third creditor amounting to rupees 90,000 accepted 45,000 in cash and investment worth rupees 43,000 in full settlement of his claim. And D. Loss on dissolution was rupees 15,000. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm, assuming that all payments were made by checks. इसका मतलब ये है कि हमें कैश अकाउंट नहीं पर अब बैंक अकाउंट खोलना है जब भी ट्रांजैक्शन होगा. Now let us see the explanation of these points and its solution. Solution 14. Dissolution of the firm took place on 1st April 2015. So date is 1st April 2015. Point A creditor of rupees 3,60,000 accepted machinery valued at rupees 5 lakh and paid to the firm rupees 1,40,000. तो क्रेडिटर ने 3,60,000 से ज़्यादा की मशीनरी ले गया और 1,40,000 रुपीज़ फर्म को वापस दिया. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड. मनी इज कमिंग इन द फर्म. कहाँ से आ रहा है? क्रेडिटर के पास से आ रहा है. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट. बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्रेडिटर. और क्रेडिटर जो मशीनरी ले गया है उस मशीनरी को ले जाने की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्रेडिटर भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है और मशीनरी भी. सो दे विल नलीफाई ईच अदर. जो एक्सेस मनी दे रहे हैं क्रेडिटर्स फर्म को वही बस यहाँ लिखेंगे. नाउ दिस वाज ए. नाउ बी. A second creditor for rupees 50,000 accepted stock at 45,000 in full settlement of his claim. No entry is required. ऐसा लिखना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आपने नहीं लिखा कि नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड सो वहाँ पर हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले. इसलिए जब कभी भी ऐसा हो कि जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है सो यू हैव टू write it in the answer sheet. Now point C. A third creditor amounting to rupees 90,000 accepted 45,000 in cash and investments worth rupees 43,000 in full settlement of his claim. So creditor को हम पैसे दे रहे हैं 45,000 और इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं. तो जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी. सिर्फ जो कैश क्रेडिटर्स को दे रहे हैं 45,000 उसी की एंट्री होगी. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक क्योंकि पैसा जा रहा है. मनी इज पेड बाय द फर्म टू द क्रेडिटर एंड द क्रेडिटर इज ऑल्सो रिसीविंग इन्वेस्टमेंट बट दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स. नाउ पॉइंट डी. Loss on realization, loss on dissolution was rupees 15,000. Sorry, loss on dissolution was rupees 15,000. So this is a loss on dissolution. So partners को जाएगा, पार्टनर लाल और पाल को. So उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट. लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. पाल्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो
डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:7, सो 4,500 and 10,500 being loss on realization. So this is the solution. Now let us see question number 15. Question number 15. Pass the journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of P and Q after assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. Point A. Stock rupees 2 lakh. P took over 50% of stock at a discount of 10%. Remaining stock was sold at a profit of 25% on cost. मतलब P जो कि एक पार्टनर है, स्टॉक का 50% मतलब 1 लाख वाले स्टॉक को वो 90,000 में ले गया 10% डिस्काउंट में, और बाकी का जो स्टॉक बचा 1 लाख का उसको प्रॉफिट में बेच दिया। मतलब 1 लाख के स्टॉक को हमने 1,25,000 में बेच दिया 25% प्रॉफिट के हिसाब से, और P जो ले गया वो 90,000 में ले गया। नाउ पॉइंट बी, डेटर्स रुपीज़ 2,25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रुपीज़ 25,000, rupees 20,000 of the book debts proved bad. So book debts proved bad, so 20,000 will be adjusted again provision for doubtful debts, और बाकी का 2,05,000 we will realize. Point C, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 12,50,000 है को 15 लाख रुपीज़ में बेच दिए और ब्रोकर को 2% कमीशन भी दिए। Then point D, machinery book value rupees 6 lakh was handed over to a creditor at a discount of 10%. Now no entry will be made for this क्योंकि creditor को मशीन दे रहे हैं, मशीन और creditor दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में। पॉइंट E, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, रियलाइज्ड एट 125%, सो कितने का हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। F, goodwill of rupees 75,000 and prepaid fire insurance of rupees 10,000, so we will realize this. G, there was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for rupees 10,000, so this will be recorded in the books 10,000 bank. Point H, Z, an old customer whose account for rupees 20,000 was written off as bad in previous year paid 60%. मतलब Z जिसको हम बैड डेट्स मान लिए हैं उसने अपने 20,000 में से 60% दे दिया, मतलब 12,000 बैंक में पैसा आ गया। पॉइंट I, P undertook to pay Mrs. P's loan of rupees 50,000. Point J, trade creditors rupees 1,60,000, half of the creditors accepted plant and machinery at an agreed valuation of rupees 54,000 and cash in full settlement of their claim after allowing a discount of rupees 16,000. Remaining trade creditors were paid 90% in full settlement. तो फर्स्ट हाफ जो ट्रेड क्रेडिटर का है 80,000 उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी ले जा रहे हैं, और दूसरा 80,000 जो बच रहा है सेकेंड हाफ उस पर हमको 90% ही पेमेंट करना है, मतलब 80,000 का 10% लेस मतलब 72,000 पेमेंट करना है, और वही रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज विथ फुल एक्सप्लेनेशन। नाउ सॉल्यूशन 15. Point A, stock of rupees 2 lakh. P, a partner, took over 50% of the stock at 10% discount. So P जो ले गया तो उसके लिए लिखेंगे P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब ये स्टॉक का कितना ले गया, 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक था, उसका 50% ले गया वो, सो इंटू 50% इंटू कितने में ले गया, दैट इज़ 10% डिस्काउंट में, मतलब 90% में ले गया, सो इट विल बी हाउ मच, 1,90,000 आएगा यहाँ। इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 90, एंड देन बाकी के जो स्टॉक बचे उसको 25% ज़्यादा में हमने बेच दिया, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा।
बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कैसे, बाकी का जो बच रहा है 2 लाख का स्टॉक था, उसका दूसरा 50% सॉरी, इसको हम कितने में बेच रहे हैं, 125% में बेच रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइडेड बाई 100, सो वी विल गेट 1,25,000, ये बैंक में मिलेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। being stock realized. Now point B, debtors rupees 2,25,000, provision for doubtful debts rupees 25,000, and 20,000 of the book debts proved bad. So out of 2,25,000, 20,000 is bad, so remaining 2,05,000 will be received. So bank account debited to realization account. 2,05,000। वाई, क्योंकि हमारे पास डेटर्स थे 2,25,000 के, उसमें से 20,000 were proved bad, so this much amount will be being bad, being debtors realized. यहाँ डेटर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज डेटर्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोज्ड, एंड देयरफॉर सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन के नाम से ही सेटल करेंगे। नाउ पॉइंट सी, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू रुपीज़ 12,50,000 was sold for रुपीज़ 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। सो फिर पैसा आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बेच दिया है, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेम एंट्री, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। सो अब हमारे पास है कितना, 15 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग बिका, लेकिन 30,000 जो है वो कमीशन है, ब्रोकरेज, सो इट विल बी हाउ मच, 14,70,000 ही बैंक में आएगा। वी विल रिसीव ओनली 14,70,000 बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड and commission paid. Now point D, machinery book value 6 lakh was handed over to a creditor at a discount of 10%. No journal entry is required. Now point E, investments book value rupees 60,000 realized at 125%. So again bank account debited to realization account. इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, 60,000 के थे, और ये 125% में बिक गए, सो 75,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट्स sold at 125%. अब पॉइंट एफ में लिखा है गुडविल ऑफ रुपीज़ 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस रुपीज़ 10,000। नाउ हियर इट इज़ नॉट मैंशनड वेदर इट हैज़ बीन रियलाइज्ड और नॉट। गुडविल को तो रियलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रीपेड फायर इंश्योरेंस से पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि ये गुडविल भी यूज़लेस मतलब वर्थलेस हो गया है, और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस का तो पैसा मिलेगा नहीं वापस। सो इसके लिए नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड। और अगर गुडविल रियलाइज़ होता भी है तो उसके लिए भी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि दीज एसेट्स कुड नॉट बी रियलाइज्ड। Now, next question G. There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books was sold for rupees 10,000. So, बिक गया तो बैंक को पैसा मिलेगा 10,000 to realization account. Being unrecorded asset,
sold rupees 10,000. H. Z, an old customer whose account for rupees 20,000 was written off as bad in previous year paid 60%. So अभी भी पैसा फर्म को मिलेगा 60%. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना पैसा मिलेगा? 20,000 60%, दैट इज 12,000. Being bad debts written off, being written off bad debts realized 60%. Now point I, P undertook Mrs. P's loan, so realization account debited to P's capital account. How much? 50,000. मतलब मिसिस पी ने फर्म को लोन दिया था, उसको पी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा. पी अंडरटुक टू पे मिसिस पीज लोन. बीइंग मिसिस पीज लोन टेकन ओवर बाय पी. नाउ पॉइंट जे. पॉइंट जे में लिखा है ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 1,60,000. हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ 54,000 in and cash in full settlement of their claims after allowing a discount of rupees 16,000. Now that means उसका मतलब ये है कि जो क्रेडिटर्स थे 1,60,000 के, उसका जो फर्स्ट हाफ है 1,60,000 का हाफ कितना होगा? 80,000. 80,000 में कितना रुपए का डिस्काउंट मिला? 16,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला. तो कितना रुपए हमें देना था? 64,000 रुपीज़ देना था. 64,000 रुपीज़ देना था, तो उसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दिया. प्लांट एंड मशीनरी दे दिया 54,000 रुपीज़ का. 54,000 रुपीज़ का. तो बाकी जो पैसा बच गया वो कैश में पेमेंट हुआ. हैव यू अंडरस्टूड? हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स को 16,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो उनको पेमेंट कितना करना चाहिए था? 64,000 करना चाहिए. लेकिन उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी, ये नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया 54,000 का, तो फिर भी बच गया 10,000. ये हमने फर्म ने कैश में पेमेंट कर दिया. तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं. सो क्या जर्नल एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू बैंक 10,000. बाकी जो क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दिए हैं उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों के दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में प्रेजेंट हैं. बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स. और बाकी के जो क्रेडिटर्स बचे, बाकी के 80,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स बचे हैं, उनको हमने 10% डिस्काउंट दे दिया. मतलब 90% में हमने उसका पेमेंट किया. सो हाउ मच इट विल बी? 72,000 का पेमेंट होगा. सो जर्नल एंट्री इसका होगा सेम जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स. So that is the solution. Let us see question number 16 now. Question number 16. Past journal entries for payment of following unrecorded liabilities on the dissolution of a firm of partners A and B. A. There was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured for rupees 18,500. An acceptor of one bill of rupees 2,500 became insolvent and 50 paisa in a rupee was recovered. The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored has not so far been recorded.
इसका मतलब ये है कि ये जो बिल रिसीवेबल है इसको हमने फर्म ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था और यही बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो अब बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि एक और बिल है 2500 का, ये इंसॉल्वेंट हो गया और 50 पैसा ही इन अ रुपी रिकवर होगा, मतलब इसका हाफ पैसा ही फर्म को मिलेगा। ये पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्काउंटेड बिल है और डिसऑनर हो गया है, और ये बिल पर हम फर्म को इस अमाउंट का हाफ मतलब 1250 रुपीज़ ही मिलेगा। ओके, नाउ पॉइंट बी, देर वॉज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ₹75,000. सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर ₹50,000 एंड पेड बाई पार्टनर ए। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ पार्टनर ए दे रहा। सी, firm will have to pay ₹10,000 as compensation to an injured employee, which was a contingent liability not accepted by the firm. So firm को अभी 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। Now point D, ₹5,000 for damages claimed by a customer has been disputed by the firm. It was settled at 70% by a compromise between the customer and the firm. So 5,000 रुपीज़ का एक डैमेज क्लेम आया था जिसको 75% का ही पेमेंट करना है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इट। सो सॉल्यूशन 16, फर्स्ट पॉइंट, contingent liability in respect of bill discounted now dishonored, so realization account debited to bank. Bank will take the entire money back from the firm क्योंकि बैंक ने ही इसे डिस्काउंट किया था। Being bill discounted dishonored, अब ए का ही सेकेंड एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक दूसरा बिल रिसीवेबल था जो हमको आधा पैसा देगा, 2500 का आधा। बीइंग 50% ऑन बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड। नाउ पॉइंट बी में कह रहा है एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है 75,000 की जिसको ए ने सेटल कर दिया, ए ने पे कर दिया 50,000। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 50,000, नॉट 75,000 बट 50,000 में ही बात बन गई। बीइंग लाइबिलिटी settled by partner A. Now point C, the firm had to pay a compensation to employee. So दे दीजिए compensation, firm ने accept किया है। realization account debited 10,000 to bank, being compensation paid by firm. Now point D, एक क्लेम है 5,000 का जिसको 70% ही पेमेंट करना पड़ा। सो सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 5,000 का 70%, सो 3,500, being claim settled. So that is the solution. Now let us see question number 17. So question number 17, pass necessary journal entries on the dissolution of a firm in the following cases. A, Dharam, a partner, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and he had to bear the dissolution expenses. Dissolution expenses ₹11,000 were paid by Dharam. ठीक है, धर्म ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000
पे किया, लेकिन फर्म ने धर्म को 12,000 दिया, तो सिर्फ इसी की एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। पॉइंट बी, जय अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ ₹15,000। अब फर्म ने जय को बोला कि डिसोल्यूशन के लिए आप ₹15,000 लेंगे। जय मान भी गया। जय एग्रीड टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर ₹16,000 वेर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस निकला 16,000 को, उसको जय को पटाना चाहिए था, लेकिन उसको दूसरे पार्टनर विजय ने पटाया। सो वी विल सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। पॉइंट सी, Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution and for this work she was allowed a remuneration of ₹7,000। दीपा को डिसोल्यूशन का काम दिया गया जिसके लिए फर्म ने दीपा को 7,000 दिया। दीपा एग्रीड टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और बदले में दीपा डिसोल्यूशन के सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हुआ वो फर्म ने पे कर दिया। तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म दीपा से वापस ₹6,000 ले लेगी। नाउ पॉइंट डी, देव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर ₹7,500। ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। ठीक है, देव को डिसोल्यूशन का काम 7,500 में दिया गया, जिसके लिए उसने स्टॉक उतने ही रुपए का ले लिया। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और स्टॉक जो है वो पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर्ड है। सो इसकी एंट्री करेंगे। पॉइंट ई, जीव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000। ही एग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जीव वेर ₹12,000। दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। अब जीव को काम दिया गया था 10,000 का, उसने काम किया 12,000 में, और फर्म के पैसे से उसने पेमेंट किया। सो फर्म अब वापस जीव से वसूल लेगी। पॉइंट एफ, अ डेटर ऑफ ₹8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब डेटर जो 8,000 का है उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करने की बात कह दी है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो सॉल्यूशन 17, पॉइंट ए, डिसोल्यूशन करने के लिए फर्म ने अपने पार्टनर धर्म को ₹12,000 दिया और धर्म ने उससे सिर्फ 11,000 खर्च किया। तो फर्म ने कितना खर्च किया, 12,000, तो उसी की एंट्री यहाँ होगी। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। फर्म कभी भी अपने पार्टनर्स को कैश नहीं देती है, वो हमेशा उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा या घटा देती है। बीइंग रेमुनरेशन टू पार्टनर। नाउ पॉइंट बी, जय को फर्म ने डिसोल्यूशन के लिए ₹15,000 दिए। सो व्हाट विल बी द एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जयस कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, ₹15,000। अब जय ने ₹15,000 ले लिया और उसको डिसोल्यूशन का काम करना था। बीइंग रेमुनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन। अब उसने ले तो लिया, लेकिन जब एक्सपेंस हुआ तो वो 16,000 हुआ, और उसको भी किसने पे किया, विजय ने पे किया। अब विजय ने पे किया तो जय के कैपिटल से निकाल करके विजय को देंगे। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जयस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू विजय's being transferred to Vijay. Expenses are transferred to Vijay.
नाउ पॉइंट सी में फर्म ने अपने एक पार्टनर दीपा को डिसोल्यूशन का काम सौंपा और उसके लिए फर्म ने दीपा को 7,000 रुपीज़ दिया, लेकिन दीपा ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो कि 6,000 हुआ वो फर्म के बैंक अकाउंट से ही पेमेंट किया. सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस? सो पॉइंट सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू दीपा's कैपिटल अकाउंट. फर्म ने दीपा को दिया 7,000 रुपीज़ और कहा कि आप डिसोल्यूशन का सारा खर्चा उठाएंगे, बीइंग रेमुनरेशन टू पार्टनर. दीपा ने जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किया तो वो 6,000 हुआ और 6,000 उसने फर्म के बैंक अकाउंट से ही पेमेंट कर दिया. तो फर्म अब क्या करेगी, फर्म दीपा के अकाउंट से वो 6,000 रिएम्बर्स ले लेगी. सो व्हाट विल बी द एंट्री? दीपा का कैपिटल अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा. दीपा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि फर्म के बैंक से पैसा निकल चुका है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना ज़रूरी है. बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड. नाउ पॉइंट डी में देव एक पार्टनर है जिसे डिसोल्यूशन का काम दिया गया है, 7,500 रेमुनरेशन है और उसने रेमुनरेशन कैश में लेने के बदले स्टॉक में ले लिया. तो नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड. नाउ लेट अस सी पॉइंट ई. Jeev, a partner, agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000 and actual dissolution expenses paid by Jeev were rupees 12,000, but this payment was made from cash withdrawn from the firm. So Jeev को तो पहले firm 10,000 रुपीज़ का remuneration charges देगी. So realization account debited, realization account debited to Jeev कैपिटल अकाउंट 10,000. जीव को 10,000 रुपीज़ में काम करने के लिए फर्म ने अपॉइंट किया. बीइंग रेमुनरेशन टू जीव अ पार्टनर. नाउ अब क्या हुआ, अब जीव ने जब डिसोल्यूशन किया तो एक्सपेंसेस आया 12,000 और उस 12,000 को जीव ने फर्म के बैंक अकाउंट से ही पैसा निकाल कर दे दिया. सो व्हाट विल फर्म डू? फर्म जीव के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लेगी. सो जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 12,000. Being expenses paid by बैंक. नाउ पॉइंट एफ में एक डेटर है 8,000 रुपीज़ का. वो बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा लेकिन डिसोल्यूशन का सारा खर्चा 7,800 वो मैं चुकता कर दूंगा. सो एन एसेट इज एडजस्टेड अगेंस्ट अ लाइबिलिटी. सो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. I hope that you are understanding the concept of the chapter very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching.